सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। टेक्स्ट सेशन में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडीशंस फॉर डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ठीक है, चलिए। तो अभी देखो, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया हमने। इसके पहले 3 चैप्टर ले लिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 7। अभी हमारा ये यूनिट 2 चालू हो रहा है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनकम टैक्स का असेसमेंट की जो शुरुआत होती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें कोई भी एसएससी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना होता है, बराबर। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कितने टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस है और क्या क्या इसकी कंडीशन है, वो पूरा आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और फिर टाइम रहेगा तो हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये बात जान लेते हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानना मतलब ये नहीं है कि भाई जो भी पर्सन है वो इंडियन है या नॉन इंडियन है, यानी कि एनआरआई है। उस हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स लॉ से हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड नहीं करते। यहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है वो इनकम टैक्स के पर्पज से होता है। तो उसकी कुछ कंडीशन है जो है वो, उसकी जो प्रोविजन जो कुछ है वो थोड़ी अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई कोई फॉरेनर पर्सन जो है वो हमारे इंडिया में आया तो वो तो नॉन रेसिडेंट है, और जो इंडिया के लोग हैं वो सब रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है। फॉर द इनकम टैक्स वो पर्सन कोई भी जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आया है, पर इंडिया के अंदर आके वो कोई भी बिजनेस करता है या कोई भी इनकम अर्न करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। वो चाहे एक दिन भी यहाँ आके कोई डील करके गया तो भी उसको ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसके लिए उसका स्टेटस जो है वो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, वो देखना हमें बहुत ही जरूरी। ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई इंडियन पर्सन है जो कोई ऐसा कोई बिजनेस करता है, इंटरनेशनली बिजनेस करता है, तो कुछ दिन के लिए इंडिया में रहता है, कुछ दिन के लिए बाहर होता है, तो दोनों जगह से वो इनकम अर्न करना है, तो फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। यहाँ का भी टैक्स लगेगा, बाहर की इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। बट कैसे? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि आपको कोई भी एसएससी की इनकम टैक्स का असेसमेंट करना है कि उसकी इनकम कितनी है और कितनी इनकम टैक्सेबल होती है इन इंडिया। वो आपको जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे एक बात आप नोट कर लो खास, कि अ पर्सन कैन हैव डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस इन डिफरेंट ईयर्स। ऐसा नहीं है कि एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया तो हर साल वो यही रहेगा, नहीं। तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अ पर्सन कैन हैव डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में भी उसका अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, बराबर। इन द सेम ईयर एन एसएससी कैन नॉट हैव डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। एक साल के लिए एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो, ऐसा होता नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि आपने बहुत सारी सुनी होगी ऐसे ऐसे, तो वो सब निकलना है और ये जो है वो याद रखना है। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला यह था कि जो कोई भी पर्सन जो होता है
उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ईयर्स में, कैन है, हो सकता है, बराबर। दूसरा चीज़ थी कि उसका अलग अलग कंट्री में अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, सेम ईयर में सेम स्टेटस ही रहेगा फॉर द ऑल इनकम्स। इनकम के वाइज यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस होगा नहीं, बराबर। रेसिडेंशियल स्टेटस वंस डिसाइड shall continue to be applied during the previous year under consideration। एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस हमने डिसाइड कर लिया, shall continue to be applied, वो प्रीवियस ईयर के अंदर कंपलसरी रहेगा। प्रीवियस ईयर क्या है हमें पता है, डेफिनेशन में देखा, प्रीवियस ईयर है हमारा पिछला ईयर, जो असेसमेंट ईयर के पहले खत्म होता है वो प्रीवियस ईयर, वो माना जाएगा, प्रीवियस ईयर के अंदर ही वो स्टेटस कंटिन्यूस रहेगा। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। विदाउट रेसिडेंशियल स्टेटस उसकी टोटल इनकम कंसिडर की जाएगी नहीं, बराबर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि उसका स्टेटस आप नक्की करो क्या है। द रेसिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली। हर साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है। The onus of the responsibility to prove the residential status of an SSC, रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है वो साबित करने की जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लायबिलिटी है वो एसएससी पर रहती है, बराबर। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट देयर आर 4 कैटेगरीज। अब ये क्या रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, कितने टाइप्स का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, तो 4 कैटेगरी है फ्रेंड्स। फर्स्ट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सबसे पहला रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, को खाली रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। सेकंड वन, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नंबर 3, डिम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नंबर 4, नॉन रेजिडेंट। ऐसे कहा जाता है इसको, शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं वैसे, बराबर। जैसे कि पहला क्या था, रेजिडेंट, पहला था रेजिडेंट, तो उसको हम आर बोल सकते हैं, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बराबर। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बराबर। और नॉन रेजिडेंट के लिए हम बोलते हैं NR, नॉन रेजिडेंट। डिम्ड रेजिडेंट के लिए हम बोलते हैं DR, डिम्ड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ज़्यादातर अपने यहाँ पे ये 3 कैटेगरी ही होती है, मतलब ये भी होती है, ये थोड़ा अमेंडमेंट है, कुछ एक्ट में चेंज करने के बाद ये किया गया डिम्ड रेजिडेंट का एक स्टेटस, ठीक है। तो 4 कैटेगरी यहाँ पे रेजिडेंट की है। अब ये कैटेगरी का देखो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि ये क्या है, ये साबित करने की जिम्मेदारी किस पे है, एसएससी पे। तो एसएससी को जानना पड़ेगा कि भाई मैं रेजिडेंट हूँ, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ या डिम्ड रेजिडेंट। और ये जानना क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है कि उसी हिसाब से उसकी इनकम टैक्सेबल होगी, जैसे उसका स्टेटस उस हिसाब से, बराबर। तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। हम यहाँ पे ओनली इंडिविजुअल की बात करते हैं, बराबर। जैसे पर्सन की डेफिनेशन में हमने देखा था, इंडिविजुअल के बाद HUF होता है, फॉर्म होता है, कंपनी होता है, सोसाइटीज होती है, AOP, BOI सब होता है, आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन सब होता है। वो सबके लिए स्टेटस अलग अलग कंडीशन है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली फॉर इंडिविजुअल्स की। कंडीशन सबसे पहली रेसिडेंट के लिए कंडीशन है, पहला था ना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसको खाली हम रेजिडेंट भी बोल सकते हैं। एसएससी शुड बी सेटिस्फाइड एनी वन बेसिक कंडीशन ऑफ फॉलोइंग 2 कंडीशन, बराबर। नीचे 2 कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कोई भी एक कंडीशन उसको फुलफिल करनी है। नंबर 1, बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 1 है द इंडिविजुअल स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर।
182 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो एसएससी प्रीवियस ईयर में 182 दिन और उससे ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन इंडिया। और सेकंड कंडीशन है द इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड for 365 days or more during 4 preceding previous year। पहली कंडीशन है वो इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए 182 और मोर डेज, 182 डेज और मोर, यानी 181 है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, 182 है यस सेटिस्फाइड है, उससे ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड प्रेजेंटिंग 4 प्रीवियस ईयर में टोटल 365 डेज। प्रेजेंटिंग 4 प्रीवियस ईयर मीन्स जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके पहले का 4 प्रीवियस ईयर। जैसे कि अभी देखो कौन सा हमारा फाइनेंशियल ईयर है, प्रीवियस ईयर 23-24, तो इससे पहले का जो भी 4 साल है जैसे कि 22, 23, 21, 22, 20, 21 और 19, 20, ये 4 प्रीवियस ईयर जो उसका टोटल 365 डेज और इसमें 60 बीच में एंड है, ये दोनों होना चाहिए सेकंड कंडीशन। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल कर ली कोई भी एसएससी ने तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं ओनली फॉर, फर्स्ट कंडीशन तो सबके लिए है, सेकंड जो 60 डे वाला है उसके लिए एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन के लिए ही एक्सेप्शन है। बाहर से कोई आया इधर इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसके लिए तो सेकंड कंडीशन है ही, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, अपवाद के रूप में बताया जाए तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है जो काम के रिगार्डिंग वो लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो अपने जॉब के रिगार्डिंग या अपने बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रिगार्डिंग बाहर जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काम करने के लिए, बराबर, या एम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ पे कोई काम करने के लिए, किसी के अंडर में काम करने के लिए, तो बाहर इंडिया से बाहर जाता है। और बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। विजिटिंग इंडिया, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन है और सेटल हो चुके हैं बाहर और कभी कभी इंडिया में विजिट करते हैं, उनके लिए क्या एक्सेप्शन है? इन ऑल 3 above cases 60 days is up in basic condition 2 must be replaced 182 days। ये सब लोगों के लिए ये 60 डेज वाली कंडीशन नहीं है, मतलब 60 की जगह कितना हो जाएगा 182 डेज, मतलब उसके लिए ओनली कंडीशन 1 ही है, सेकंड कंडीशन है ही नहीं। इन लोगों के लिए जो इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन है, जॉब के रिगार्डिंग बाहर जा रहे हैं, क्रू मेंबर है और बाहर ही रहते हैं और कभी कभार इंडिया की विजिट करते हैं, उनके लिए 60 डेज वाली कंडीशन नहीं है बट 60 की जगह कितना हो जाता है 182, तो सेम हो गया बेसिक कंडीशन 1 जैसा, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो एक्सेप्शन मैंने दिया है इज नॉट एप्लीकेबल इन एसएससी वो गेट गोज अब्रोड इन कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में वो जॉब कर रहा है, भारत की कोई कंपनी में काम कर रहा है और उसके काम के रिगार्डिंग उसको जाना पड़ रहा है फॉर द विजिट फॉरेन, तो वो यहाँ पे होगा नहीं। वहाँ पे काम करने के लिए, जॉब करने के लिए वहाँ पे जा रहा है तो ही, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट यहाँ है मतलब उसका एम्प्लॉयर इंडिया का है, सैलरी उसको इंडिया से मिल रही है और वो काम करने के लिए बाहर जाता है, तो वो जो होता है वो इंडियन फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा, मतलब ये कैटेगरी में आएगा नहीं, वो तो कभी भी वापस आएगा ना, ये तो लेफ्ट फॉर इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो तो बाहर जा रहा है तो हो सके वापस ना भी आए इसके लिए, तो ये कंडीशन है, ठीक है। इफ एन एसएससी सेटिस्फाई एनी वन और ओनली बेसिक कंडीशन 1 as case may be he become resident,
तो रेजिडेंट बनने के लिए ये दो में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी है। सेकंड, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब रेजिडेंट तो बन गया, अब उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ही मस्ट सेटिस्फाइड एडिशनल बोथ कंडीशन, नॉट एनी वन, बोथ। और क्या है बोथ कंडीशन, ही मस्ट बी ए रेजिडेंट एटलीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 विजिटिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों के अंदर वो 2 साल के लिए रेजिडेंट होना चाहिए। ही टोटल से इन इंडिया 730 डेज विजिट ड्यूरिंग 7 विजिटिंग प्रीवियस। पिछले 7 सालों के अंदर वो 730 दिन इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, तो बनेगा वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट ऑर्डिनरी बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, रेजिडेंट। फिर उसको एडिशनल कंडीशन अब चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट खाली रेजिडेंट की हो रही है तो क्या बोलेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। थर्ड नंबर द डिम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। डिम्ड रेजिडेंट के लिए क्या, डिम्ड मतलब उसको मान लेते हैं हम कि वो रेजिडेंट है। कौन होता है ये, an individual who is a citizen of India having a total income other than income from foreign sources। ओनली उसकी इंडियन इनकम जो होती है वो एक्सीडिंग 50 लाख प्रीवियस ईयर would be considered as a deemed resident in India if he is not liable to tax in any other countries by reason of his residence in domicile। वो दूसरी कोई कंट्री में टैक्स भरने के लिए जवाबदार ना हो तो उसको हम डिम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। A deemed resident will be considered as a resident but not ordinary resident by default। वो बाय डिफॉल्ट ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकेगा नहीं, वो बनेगा डिम्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी डिम्ड रेजिडेंट। पहली कंडीशन उसकी ये है कि उसकी इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, ओनली इंडियन इनकम, नॉट इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो 182 दिन प्रेजेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। और दूसरी बेसिक कंडीशन जो थी वो 60 डे वाली थी, 60 डे की जगह कितना हो जाएगा इधर 120 डेज, बराबर। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी वो फुलफिल करता है तो फिर वो क्या बन जाएगा, डिम्ड रेजिडेंट। क्लियर है। फोर्थ था नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए सिंपल है, एन एसएससी वुड डज नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉर अ रेजिडेंट इज बिकम अ नॉन रेजिडेंट। कोई एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं करता है रेजिडेंट के लिए, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट, बराबर। अब दिन की बात आई यहाँ पे 182 डेज, 120 डेज, 60 डेज, 730 डेज, बराबर। तो सब क्या करेंगे, ध्यान रखना है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। द डे ऑन विच कम्स इंडिया, जब वो इंडिया में आता है, एज वेल एज द डे ऑन विच ही लिव्स इंडिया शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एज द स्टे इन इंडिया। जिस दिन, जिस डेट को वो इंडिया में आता है और जो डेट को वो पर्सन इंडिया से जाता है, वो दोनों दिन वो इंडिया में ही प्रेजेंट है, ऐसा कैलकुलेट करना है। इस तरीके से मतलब वहां पे दिन ही कैलकुलेट करने हैं, आवर्स वाइज नहीं जाना है, बराबर। जिस दिन वो यहाँ से गया वो भी दिन इंडिया में ही है, और जिस दिन यहाँ पे लैंड किए वो भी इंडिया में ही है, वैसे मान के हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशनें थी जो हमने डिस्कस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बराबर। यानी मान लीजिए कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो क्या बनना है, रेजिडेंट। रेजिडेंट के लिए क्या है, 182 डेज, और 180 नहीं है तो क्या है 60 एंड 365, बराबर। जो इंडियन सिटीजन है, बाहर जा रहा है जॉब के लिए, क्रू मेंबर है और विजिट इंडिया है, उसके लिए ये नहीं है, खाली ये। अगर ये हो गया तो उसके बाद
क्या होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए क्या है, 2 साल के लिए वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, और 7 साल के अंदर वो 730 दिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर ये दोनों मिला के वो बन जाएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। अगर ये नहीं है, मतलब ये दोनों में से कोई एक भी नहीं है, तो वो खाली क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। और इस दोनों में भी एक भी नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनें थी हमने जो डिस्कस की, तो इस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन SSC। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपको ये रिवीजन कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है, बराबर, क्या क्या कंडीशन है और कितने कितने डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ